क्वेश्चन पे बात करेंगे। 3 क्वेश्चंस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक और 3 क्वेश्चन रहेगा जेनेरिक। अभी पहले स्टॉक स्पेसिफिक क्या क्या आया है, तो पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है निर्मल जी से। उन्होंने पूछा है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आया है फ्रॉम चेतन पाटिल जी, उन्होंने पूछा है सेंको गोल्ड के बारे में। और जो तीसरा क्वेश्चन है शेयर्स का वो आया है प्रतीक शर्मा जी, उन्होंने पूछा है अबाउट राजो इंजीनियर्स। ठीक है, तो इन तीनों कंपनीज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो 2 क्वेश्चन है ना वो आया हुआ है जीएसएम फॉल के बारे में। एक बिसो फिनर ने पूछा है जीएसएम फॉल में रिकवरी होगा, क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा है रमेश जी ने, उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर का नाम बोला है एंड उन्होंने बोला है कि दैट पर्सन सजेस्टेड टू बाय द जीएसएम फॉल सिटिंग द ग्रोथ इंजन, और फिर वो बाद में कोलैप्स हो गया तो उस बंदे ने उनको ब्लॉक कर दिया। देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपके और उनके बीच का चीज़ है, इसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि हम यहाँ पे ना दूसरी चीज़ें बात करने में आए हैं। ठीक है, और एक श्रीनिवास सर का क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है व्हाई यू हैव सेड फ्यू डेज बैक कि निफ्टी इज बाय ऑन डिप। निफ्टी नहीं, स्मॉल कैप इंडेक्स बाय ऑन डिप है। ये सारी की सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसएम फॉल के बारे में। तो देखो जीएसएम फॉल में गलती किसकी है? एज अगर मैं किसी की एडवाइस मान के उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले गलती मेरी है। ठीक है, मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए था। अभी इस कंपनी का सिनेरियो समझते हैं, अब ध्यान समझना। एक्स और वाई है जो प्रोमोटर एंड को प्रोमोटर है। जो एक्स का स्टेक है वो है 30%, जो वाई है उसका स्टेक है 20%। अभी एक्स ने अलेजली वाई की सुपारी दे दी, ठीक है ना, इस पे गोली चलाई, बच गया हॉस्पिटल में। अब क्या हुआ, एक्स हो गया अरेस्ट। समझना कंपनी के बारे में। अभी जो अपनी कंपनी है दैट इज जीएसएम फॉयल, वो का प्रोमोटर कौन है? ये दोनों है। अभी एक है हॉस्पिटल में और एक है जेल में। तो यार कंपनी का आप समझ रहे हो, यहां पे कोई भी टेक्निकल, मैं फिर से कैटेगरी बोल रहा हूं, कोई भी टेक्निकल इससे यहां पे नहीं चलेगा। इट इज लाइक ना कि आप किसी कंट्री को न्यूक कर दो, लिटरली बता रहा हूं। कोई भी यहां पे टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं आएगा। बिकॉज आप सोचो ना यार, उस कंपनी में भी क्या होगा, मतलब जिनके पास पूरा मालिकाना हक है उन्हीं के बीच की लड़ाई हो गई है ना। तो एज एन इन्वेस्टर मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे टेक्निकल यूज करता। अभी मैं आपको दिखाता हूं जीएसएम फॉल का न्यूज आने से पहले अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया रहता ना मेरे भाई, तो आपको पता चलता। ये आप वॉल्यूम देख रहे हो, ऐसा वॉल्यूम देख रहे थे उस दिन 1.27 मिलियन वॉल्यूम हुआ है। नॉर्मल वॉल्यूम कितना हुआ है? 20-25-30 हज़ार का वॉल्यूम आता है। तब भी समझ जाना चाहिए था, कुछ ले लेते, मूविंग एवरेज भी यूज कर लेते तो आपका निकल जाता। अभी यहाँ पे ना फिंगर फास्ट लगा हुआ है। ये स्टॉक में अगर कुछ नहीं होगा ना तो ये डिलिस्ट भी हो जाएगी अगर इस हिसाब से काम होगा। तो आप लोग में से कोई भी ना किसी को ब्लेम मत करो। एज ए इन्वेस्टर ना ये हमारा ओनर्स रहता है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। ठीक है, अभी बिसोफिन, इफ आई रिमेंबर ना, आपने कभी क्वेश्चन पूछा था फिन कुर्वे के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप उसका जाके डिलीवरी वॉल्यूम चेक करना रिसेंट कुछ कैंडल्स का। ठीक है, ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन श्रीनिवास सर का। उन्होंने पूछा है कि निफ्टी के बारे में आपने ऐसा क्यों बोला कि वो बाय ऑन डिप है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यस, देखो निफ्टी के बारे में मैंने भी इससे पहले भी ना 20 जुलाई को एक वीडियो बनाई थी। 20 जुलाई की वीडियो में अब लास्ट में जाके देखना, ठीक है ना, प्राइस एग्जैक्टली वहीं से घूमा था। इस बार भी लॉजिक सेम है और मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। ये देखो, आप प्राइस का मूवमेंट देखो आप, ये ठीक है। पहले इसको समझते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इन 6 कैंडल्स में क्या हुआ ना कि ये जितने भी कैंडल्स है ना, ये सारे के सारे कैंडल्स ने अपने प्रीवियस कैंडल का कि लो को नहीं ब्रेक किया है। ठीक है, और हर एक कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है। आप 1 मिनट रुक जाओ, अब यहां पे आ जाओ, यहां से देखना शुरू करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे आप देखो ना, तो अगर इस इनसाइड बार को छोड़ दो तो हर एक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को नहीं तोड़ रहा है। यार ये एकदम पगमार्क है, टिपिकल परवाग है एल्गो ट्रेडिंग का। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है, जो मोस्टली आप इस रीजन को मार्क करो। ठीक है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल गैप फिलिंग एक्सरसाइज। नॉर्मल गैप फिलिंग एक्सरसाइज अभी तक है, अनलेस ये वाला पॉइंट ब्रेच नहीं होता है ऑन द डेली क्लोजिंग बेसिस। अगर इसके नीचे ये ब्रेच हो जाता है तो फिर दिक्कत है। अभी सपोज अगर मुझे यहां पे रिवर्सल ट्रेड लेना पड़ेगा यहां पे, तो मैं जैसे करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आई विल सिंपली, मैं वहां पे चला गया तो मैं बाय नहीं करूंगा। आई विल एटलीस्ट यूज 75 मिनट और 1 आवर का चार्ट। ठीक है, या फिर 1 आवर का चार्ट खोलो ना, और मैं सिंपल बता रहा हूं, आप 50 और 100 का मूविंग एवरेज लगा लेना। जहां पे क्रॉस ओवर होगा ना, यू कैन टेक द ट्रेड, और जो स्विंग लो होगा ना वो स्टॉप रहेगा।
प्रीवियस बार अगर आप 20 जुलाई का वीडियो देखोगे ना, लास्ट में जाके देखोगे, मैंने बोला था यहाँ पे बनेगा बॉटम, और एग्जैक्टली यहीं से लिया। देखो यहाँ पे गैप फिलिंग हुई है, फिर वही लॉजिक है। अभी गैप क्यों फिलिंग होता है ना, अभी साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी समझना। और इंडेक्स केसेस में ना गैप फिलिंग ना लॉजिकली काम करते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या हुआ, गैप बना, यहाँ पे ह्यूज गैप बना था उस दिन। यहाँ पे क्या होता है ना, जिस दिन अगले दिन जब गैप बनता है तो बहुत सारे यहाँ पे सेलर फंस जाते हैं, मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया होता। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर से शॉर्ट किया होगा, ठीक है, या फिर कॉल सेल किया होगा। वो क्या करते हैं ना, बहुत बार एक लॉस एवर्जन का रूल होता है, बहुत लोग अपना लॉस नहीं काट पाते हैं। तो जैसे ही स्टॉक यहाँ पे आएगा ना, तो उनको उसी समय अपना प्रॉफिट बुक करना है, जिसको टेक्निकल टर्म में अनवाइंडिंग कहते हैं। आपने सुना होगा कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, पुट अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ शेयर्स आएगा ना, ये कॉल अनवाइंडिंग, मतलब सब लोग यहाँ पे वो फ्यूचर का पोजीशन काटेंगे। मतलब अगर किसी ने फ्यूचर सेल करा है तो वो क्या करेगा, फ्यूचर बाय करेगा, तभी तो स्क्वायर ऑफ होगा ना। वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑप्शन एंड फ्यूचर इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो जैसे ही यहाँ पे वो सेल करेगा, वो बाय करेगा, अपने सेल पोजीशन को हटाने के लिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डिमांड पैदा होगी ना अनवाइंडिंग के कारण, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक रिवर्सल प्ले करेगा। उसके बाद क्या होगा, इस रिवर्सल को देख के बहुत सारे स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे आएंगे, आप बोल सकते हो जिनको सट्टेबाज कहते हैं, ठीक है, वो आएंगे और फिर से स्टॉप यहां से निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा। ये लॉजिक होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी का इंडेक्स, क्योंकि ये क्या है, ये मंथ लो है, मंथ का लो है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने बोला ये अभी बाय ऑन डिप है निफ्टी। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बाय ऑन डिप है। अभी हम क्या कर सकते हैं, जो नहीं करता है ट्रेडिंग, सट्टेबाजी नहीं करता है एफएनओ में, इसलिए तो वेल एंड गुड है। जब भी बाय ऑन डिप होगा ना, तो देखना कुछ शेयर्स जो होंगे ना आपके स्मॉल कैप मिड कैप में, उनमें मैसिव करेक्शन होगा, और कुछ शेयर्स में रिट्रेसमेंट होगा, जिसको कहते हैं बाय ऑन डिप। और जिसमें मैसिव करेक्शन होगा, बुचर होंगे, उनको कहते हैं सेल ऑन राइज। अभी दोनों में बहुत डिफरेंस है। वही डिफरेंस है ना जो मतलब कटरीना कैफ और राखी सावंत का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अगर निफ्टी इस पॉइंट पे आता है, जैसे मैंने गैप फिलिंग बताया ना, एंड अगर आप पकड़ पाते हो तो देयर आर वेरियस मीन्स टू प्ले इट। कैसे कैसे प्ले कर सकते हैं, सपोज आपको एफओ नहीं आता है, सो यू कैन प्ले विद द हेल्प ऑफ द ईटीएफ, लाइक जिसको 20 कहते हैं, निफ्टी 20 के थ्रू प्ले कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग पता है तो आप फ्यूचर के थ्रू कर सकते हो, आप कॉल खरीद सकते हो, आप पुट शॉर्ट कर सकते हो, आप डेबिट स्प्रेड बना सकते हो, आप क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। और मेरे ख्याल से ना जो निफ्टी में हेजिंग होती है ना, वो बहुत रोबस्ट होती है, मतलब यहाँ पे रिस्क सबसे कम है। अगर आप मुझसे पूछो ना कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और निफ्टी, तो मैं ऐसा डिजाइन बना सकता हूं ना कि निफ्टी की ट्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ द लीप्स। अभी लीप्स क्या होता है ना, जो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस होते हैं, उनके हेल्प से ना ये सबसे सेफ ट्रेडिंग है निफ्टी की, ट्रस्ट मी, ठीक है। अभी फटाफट जाते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर ट्रैक पे। यस, ये हमारे निर्मल भाई ने पूछा है, इसका पहले एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं। ये फ्यूचर, यस, देखो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक क्या करती है ना, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का काम है, दो काम है इनका। एक तो स्पेशलिटी है, केबल्स बनाती है, और दूसरा अभी जो ट्रेन का कॉलिजन रोकने का जो सिस्टम है ना, उस पर भी ये काम कर रहा है। सो दे हैव ए गुड अमाउंट ऑफ ऑर्डर बुक राइट नाउ फॉर द स्पेशलिटी केबल्स। अभी ये कहाँ पे काम होगा, ये रेलवेज में काम होता है, डिफेंस में काम होता है, ईवीज में काम होता है, इन सब चीजों में काम होता है। तो अगर आप इसका कंपैरिजन करो, मैं सिंपल बता रहा हूं कंपैरिजन, तो कंपनी ने हाल फिलहाल अच्छा करा है, ठीक है। जैसे इनका इनकम फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो कर रहा है 14 ईयर्स। मैं ईयर ऑन ईयर इन कंपैरिजन करेगा, बिकॉज ये भी एक सीजनैलिटी बिजनेस है, इसको क्यू ऑन क्यू से नहीं कर सकते हो। इबिटा मार्जिन भी देखो, तो इबिटा मार्जिन भी सही हुआ है, इंप्रूव कर रहा है, एंड जो लॉस है, लेकिन लॉस भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। ये हो गया इस कंपनी के बारे में। अभी हम फटाफट आ जाते हैं इसके चार्ट पे। यस, ध्यान समझना निर्मल, आप अभी सबसे पहले निर्मल मैं ना यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूं जो मुझे पॉजिटिव लग रही है। पॉजिटिव चीजें पहले बात कर ले रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चीज ये है, आप इस पीरियड का ना जाके डिलीवरी डेटा निकालो। डिलीवरी डेटा में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, मतलब जो नॉर्मल एवरेज रहता है ना, उसका ये 3 टाइम्स यहाँ पे डिलीवरी डेटा आया है इस कैंडल में। मतलब ये दिखा रहा है कि किसी ने यहाँ पे खरीदारी करी है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये क्या है, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ये है उसका एक्सटेंशन। तो मुझे यहां पे क्या दिखा कि इसने सबसे पहले अपने बेस को तोड़ा, ठीक है, बेस यहां पे टूट गया 20 अक्टूबर 2025 को ऑन द वीकली कैंडल। फिर ये 127.20 को इसने टच करा, और फिर
इसने इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, मतलब यहां पे एक बेस बन रहा है, ठीक है ना, बेस बन रहा है, प्लस मेरे को क्या मिला, डिलीवरी डेटा का भी सपोर्ट मिला। ये लाइन आप देख रहे होगे, दिस इज द एंकर्ड वीवैप। अभी एंकर्ड वीवैप इफ यू सी, तो यहां पे आप देखो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है ना, 3 बार यहां से रिजेक्शन आया था, 4th टाइम यहां पे आ गया, अपने को एक्सेप्टेंस हुआ, मतलब उसके ऊपर इसने क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं फटाफट, ये वॉल्यूम जो होता है ना एंकर्ड वॉल्यूम, उससे हम प्रोफाइलिंग से चेक करते हैं। देखो यहां पे ये वाली लाइन देखना, ठीक है, यहां पे आपको मैक्सिमम दिखाई देगा, ठीक है, बार्स, बहुत लंबे बार्स दिख रहे हैं, ठीक है, तो पीओसी यहीं पे है वॉल्यूम का। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस के लिए ये वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हो बात। मैं एक बार आपको मंथली चार्ट भी दिखा दे रहा हूं, फिर हम आते हैं वीकली पे, फिर एक और काम करता हूं, रुको मैं, यस, यहां पे एक ट्रेंड लाइन का भी मेरे को सपोर्ट दिखा। अभी निर्मल जी यहां पे अपने को क्या करना है ना, आई विल टेल यू, यहां पे जो सपोर्ट है दैट इज अराउंड 246 247। अभी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम मैं सबको क्लियर करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं। इफ सपोज नीतीश हैज टू बाय इट, देन हाउ वुड आई विल प्ले इट आउट, राइट। सो मैं यहां पे एक बार लगा लूंगा, ठीक है ना, एंड पोस्ट दैट व्हाट आई वुड डू ना, आई विल अप्लाई ए 20 एंड 100 का मूविंग एवरेज, ठीक है, जो मैं हमेशा बताता हूं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। मुझे वो कहां पे चाहिए, मुझे वो चाहिए इस रीजन के अराउंड, ठीक है। एक ये रीजन देख लो और एक ये रीजन देख लो, और ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा स्टॉप है, ठीक है। अगर बिलो दैट, अगर डेली कैंडल पे कोई भी क्लोजिंग आ जाती है तो ये ट्रेड पूरा का पूरा खराब हो गया। बट अभी प्री रिक्विजिट चीज क्या है, प्री रिक्विजिट चीज ये है कि ये प्राइस जो फॉल हो रही है, ये फॉल होते हुए एक बेस बनना चाहिए, उसके बाद मैं लगाऊंगा 20 एंड 100 डे का मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहिए, मतलब एक गोल्डन क्रॉसओवर बनना चाहिए। सबसे ऊपर हमारा प्राइस रहेगा, फिर हमारा 20 मूविंग एवरेज रहेगा, फिर हमारा 50 या 100 का मूविंग एवरेज रहेगा, और जो दोनों मूविंग एवरेज है उनका स्लोप अपवर्ड रहेगा, वो डाउनवर्ड नहीं रहेगा, ना फ्लैट रहेगा, ठीक है। सो इट इज अ गुड शेयर, ठीक है, बट अभी कंफर्मेशन नहीं आया मेरे को, कंफर्मेशन इससे पहले चाहिए। अगर इससे पहले कंफर्मेशन आ जाता है ऑन द मूविंग एवरेज तो सोने पे सुहागा है, मतलब ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहां पे एक बेस बन के ऊपर फटने की तैयारी हो रही है। ओवरऑल ऑन द सीक्वेंशियल बेसिस ना कंपनी अच्छी है, ठीक है। दूसरा है चेतन पाटिल का सेंको गोल्ड के बारे में। सेंको गोल्ड, यस, एक मिनट, सेंको गोल्ड पहले देख लो, पहले इसका वर्ड देख लेते हैं, यस, ओके 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 ओके। चलो यार चेतन भाई, इसमें क्या है ना, सबसे पहले मैं बता दूं सेंको गोल्ड के बारे में। सेंको गोल्ड है कहाँ की कंपनी, ये है आपको ईस्ट की कंपनी है, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पे वेस्ट बंगाल मेनली हो गया, आपको बिहार झारखंड इन सब में इनका ब्रांचेस मिलेगा। ये गोल्ड ज्वेलरी की कंपनी है। अभी जब इनका रिजल्ट आया तो इनका रेवेन्यू Q1 Y बहुत अच्छा था, अप्रॉक्स नॉर्थ ऑफ 40% का ग्रोथ था। बट इशू कहां पे हुआ, इशू आया इन इबिटा कंप्रेशन में और पैट के कंप्रेशन में। क्यों आया, क्योंकि कंपनी का कहना है कि उन्होंने मैसिव डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर्स को, बिकॉज कंपटीशन बहुत तगड़ा था। उसके अलावा इनका जो 40% सेल्स रहा ना, वो ओल्ड जो गोल्ड एक्सचेंज होता है ना, उसके प्रोग्राम में हुआ। तो जब आप एक्सचेंज करते हो ना, तो ऑब्वियसली है, बट नेचुरली आपका मार्जिन है होगा, कंप्रेस होगा, ठीक है। अभी देखो ये सारी चीजें तो हो गई, ये सबको पता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि और इस कंपनी में हमको क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो देखो सबसे पहले हम इबिटा मार्जिन पे बात करते हैं, जो इनका एक्चुअली है। मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा जो Q1 FY26 में था, दैट इज क्लोज टू 10% का इनका इबिटा मार्जिन आया था। इस बार कितना है, 7.1% का। मैनेजमेंट ने कहा कि इसको हम 7.5 टू 7.8 तक गाइडेंस मेंटेन करते हैं फॉर फाइनेंशियल 27। समझना ध्यान से, जो Q1 FY26 में इबिटा मार्जिन का जो आया था एलिवेटेड, उसने बोला वो 2% तक का, जो मतलब 200 बेसिस पॉइंट का जो एलिवेशन था, दैट इज ड्यू टू द इन्वेंट्री गेन, उसके कारण आया था। तो उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल है वो रहेगा 7.5 टू 7.8, दैट वी विल मैनेज। इसके अलावा कंपनी स्टोर, मतलब रिसेंटली कंपनी स्टोर भी ओपन कर रही है ऑन द फोको मॉडल, जितने भी मॉडल हैं इनके, ठीक है।
अभी हम समझते हैं इनका हेजिंग। इनका अगर आप सेनको गोल्ड को अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको इनका हेजिंग समझना पड़ेगा। देखो हेजिंग दो तरीके की होती है। अगर आप गोल्ड स्मिथ को जानते हो ना, दो तरीके से लोग हेजिंग करते हैं। एक तो जो नॉर्मल शॉप वाला रहता है ना, वो क्या करेगा कि जितना वैल्यू का माल खरीदता है, आज वो सपोज उसने 1 लाख का माल बेचा तो 1 लाख का माल खरीद लेता है, तो वो रिटेल को ऐसे हेज करता है। अभी जो बहुत बड़ी कंपनी रहती है ना, उनको दो हेजिंग करनी पड़ती है। एक तो हुआ जो डेली को सेल कर रहा है उतना बाय कर लेते हैं बाय द ईओडी और द नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। दूसरा होता है इन्वेंट्री को हेज करना। अभी ये जो सेनको है ना, ये हेज करती है अप टू 50%। 50% ऑफ इन्वेंट्री इनका हेज होता है। अभी हेज क्या होता है मैं बता रहा हूं। आपने हेज बहुत सुना होगा, हेज फंड का नाम। हेज कुछ नहीं होता है। हेज कहते हैं यार इंग्लिश में एक बाड़े को। बाड़े मतलब समझो एक बाउंड्री वॉल टाइप का। मतलब आप सपोज मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, तो मैंने एक चारों तरफ हेज क्रिएट कर दिया। मतलब मैं यहां पे सेफ रहूंगा, मतलब मुझे कुछ नहीं होगा। एक मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा जो लॉस है यहीं तक रहेगा, उसको हम हेज करते हैं। इसलिए आप सुना होगा हेज फंड्स का नाम सुना होगा। अभी सेनको गोल्ड ने हेज करा है 50%। इसका अर्थ क्या हुआ पहले मैं वो समझाता हूं, डिटेल में आप समझ जाओ बिजनेस। अभी मान लो सेनको गोल्ड 100 करोड़ का इन्वेंट्री है एग्जांपल, ठीक है। तो सेनको गोल्ड क्या करती है, सेनको गोल्ड आती है एमसीएक्स में और विद द हेल्प ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होता है, उसमें आता है आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें आता है, आपको फ्यूचर आता है, पुट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं। तो कंपनी बोलती है कि हम पुट के थ्रू भी करते हैं, फ्यूचर के थ्रू भी करते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी इंडिया में कंपनीज है, गोल्ड कंपनी, सब के सब फ्यूचर के थ्रू करती हैं। बिकॉज एमसीएक्स में भी ऑन द मंथली टाइम फ्रेम भी आप जाके देखोगे ना, ऑप्शन चेन में लिक्विडिटी का बहुत इशू रहता है इन द ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस में, ठीक है। तो अभी आप समझना, इनके पास 100 करोड़ का माल है इन्वेंट्री में, 50 करोड़ इनका इन्वेंट्री, 50 करोड़ की इन्वेंट्री इन्होंने हेज करी हुई है। अभी सपोज 50 करोड़ का प्राइस ऊपर बढ़ता है, ठीक है, तो इनको फायदा होगा क्या, आप सोच के बताओ। अगर नहीं फायदा होगा, फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं इसको। 50 करोड़ का माल लेंगे, 100 करोड़ का माल है, 50 करोड़ इन्होंने हेज करा और 50 करोड़ का ये क्या करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज इन्वेंट्री बढ़ेगा, अगर 50 करोड़ होता है 55 करोड़, तो जो एफएनओ में जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 5 करोड़ का लॉस होगा एमटीओ, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज होता है। वही चीज होता है जब प्राइस नीचे गिरता है। अगर 50 करोड़ हो गया 45 करोड़, तो मेरे को फ्यूचर में गेन मिल जाएगा 5 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होता है ना, कि कंपनी को जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उससे तो फायदा मिल गया, बट ऑन द कॉन्ट्रैरी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो दूसरा 50 करोड़ बचा हुआ है, मैंने क्या बोला, 100 करोड़ की इन्वेंट्री जिसमें 50 करोड़ उन्होंने हेज करा, जो 50 करोड़ दूसरा बचा हुआ है, अगर उसमें सिनेरियो, दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो होगा या तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ेगा या गोल्ड प्राइसेस घटेगा, ठीक है। अभी हम फटाफट ना गोल्ड का प्राइस देखेंगे, वो सब इंटरकनेक्टेड है इसलिए बता रहा हूं। देखो आप कभी भी गोल्ड का फ्यूचर का प्राइस देखना ना भाई, तो कॉमिक्स में देखना, एमसीएक्स में भूल के मत देखना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ठीक है ना। आपके साथ बहुत एम्बुश हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना, जो हमारा एमसीएक्स का गोल्ड सिल्वर है, किसी भी मेटल का चार्ट है ना, या क्रूड का चार्ट है, वो इनकम्प्लीट चार्ट है, आपको पूरी प्राइस डिस्कवरी नहीं मिलेगी। आप कॉमिक्स का चार्ट देखो, क्योंकि उसका जो टाइम ऑफ जो ऑपरेशन है ना, वो बहुत ह्यूज है। यहाँ पे तो 11:30 11:15 तक बंद हो जाता है, वहां पे मार्केट बहुत खुला रहता है। प्लस जो अपना इंडियन मार्केट है ना, उसमें इनफिशियंट है। जैसे अगर गवर्नमेंट ने ड्यूटी हाई किया, ड्यूटी कम किया, तो आपको वो एमसीएक्स के प्राइस में दिखेगा, जो रेजोनेंस नहीं खाता है अपने इंटरनेशनल मार्केट से। और जो अपना ये एमसीएक्स भी है, ये भी आपको कॉमिक्स को ही फॉलो करता है इवेंचुअली, इंटरनेशनल मार्केट को, ठीक है ना। तो उससे सबसे अच्छा है कि आप कॉमिक्स में ही कोई भी चार्ट देखो किसी भी कमोडिटी का। अभी यहां पे आपको गोल्ड का चार्ट दिख रहा है। गोल्ड के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये देखो एक इनसाइड बार बना है, उसके बाद से इस पॉइंट पे आप देखो, यहां पे एक बना पॉजिटिव कैंडल इन कॉमिक्स चार्ट, और ये जो अगस्त का कैंडल है, इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। क्या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, 1 2 3 4 5, मतलब 5वें महीने में जो मंथली कैंडल है वो अपने प्रीवियस महीने के हाई को ब्रेच कर रहा है, ऊपर निकल रहा है। यहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है। अब हम फटाफट देख लेते हैं मंथली, ये डेली चार्ट में, ठीक है। एक दिख रहा है कि एक बेस बन रहा है, ठीक है। अब हम फटाफट फिर आ जाते हैं सेनको के चार्ट पे, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब जो 50 करोड़ चलो वो हेज हो गया, लेकिन 50 करोड़ का अगर प्राइस बढ़ता है इस दौरान, तो उसका फायदा किसको होगा, उसका फायदा सेनको को होगा ना। इन्वेंट्री गेन आ सकता है, राइट। अभी इन्वेंट्री गेन आ सकता है, तो इन्होंने जो ईबीटे का मार्जिन बोला है कि हम वो मेंटेन करके रख सकते हैं बिटवीन 7.5 to 7.8, वो हो सकता है, क्योंकि 7.1 तो ऐसा ही है। तो याद रखना, जब भी जो कंपनी 50% या 25% या 75% हेज करती है, जो
अनहेज रहता है, उस पर जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा क्योंकि उसमें इन्वेंट्री गेन आएगा, और जब प्राइस नीचे जाएगा तो उसका निगेटिव गेन होता है। ठीक है, सेनको के केस में ये हो सकता है, इसलिए मैंने आपको कॉमेक्स का प्राइस दिखाया। ठीक है, अभी हम फटाफट इसका चार्ट देख लेते हैं। यस, यहां पे आप ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है आपको अप्रैल 25 का मंथली कैंडल और इसका हाई है 405.70। अब अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखो ना तो इस कैंडल पे एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन आया है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज देखने के लिए ये है कि ये स्टॉक ने 23.60 को जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको तोड़ा है, उसको उसके ऊपर गया है और इसको रिजेक्शन आ रहा है अभी फ्रॉम 38.20। दूसरा, आप ये वाला पॉइंट देखो, ये क्या है, ये है हमारा एंकर्ड वीवैप। ठीक है, और एंकर्ड वीवैप देखो आप, यहां पे एक क्लोजिंग इसके ऊपर आई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहां पे, ये है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप ध्यान से देखो ना यार, तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा मास ट्रेडिंग और डिलीवरी उठा होगा, इसलिए आपको यहां पे वॉल्यूम के बार्स इतने बड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला, यहां से यहां वाला, आप ये समझ लो। अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या मतलब, हमारे लिए यहां तक का प्राइस, अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म रहेगा ना, बहुत, जिसको मतलब 400-500% का चाहिए होता है, उन लोगों के लिए ये वाला पॉइंट रहेगा। अब हम फटाफट आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम पे आप इस पार्ट को इग्नोर करो, यहां पे आप देखो, यहां पे आपको 1 2 3 बहुत सारे गैप्स दिख रहे हैं। देखो, ये सारे के सारे सपोर्ट जोन है, सारे के सारे सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहां पे कुछ अनफिल्ड गैप है। और मैंने हमेशा बोलता हूं कि जो अनफिल्ड गैप रहता है ना, वो प्राइस उसको बहुत बार ऑफेनली उसको फिलअप करने के लिए आता है, क्योंकि प्राइस का वो बिहेवियर है, वो इट एक्ट्स एज अ वैक्यूम। अभी आपको क्या करना है, जो मैंने पिछले वाले शेयर में बताया वही आपको करना है। आप एक 20 मूविंग एवरेज यूज करना है विद द 100 मूविंग एवरेज, डेली चार्ट पे करना है। आप ईएमए में यूज कर सकते हो, एसएमए में यूज कर सकते हो, डीएमए में यूज कर सकते हो, वेटेड मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है। और आपको भी प्राइस जब नीचे जा रहा है तो आपको ये मूविंग एवरेज लगा देना है और आपको वेट करना है कि हमारा जो प्राइस है वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, और जो दोनों मूविंग एवरेज है, मतलब जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है वो बड़े वाले मूविंग के ऊपर क्रॉसओवर करे, जिसको गोल्डन क्रॉसओवर करेंगे, और दोनों का जो स्लोप है वो ऊपर होना चाहिए। और इस ट्रेड का मेरा स्टॉप, अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेडर हूं, मीडियम टर्म ट्रेडर कौन होता है, जो मतलब 50 से 100% तक जाता है, जिसका रहता है, ठीक है, उसके लिए स्टॉप ये रहेगा भाई। मेरा जो रहता है ना, मेरा एवरेज 200 से 300% रहेगा किसी भी शेयर्स में। इसलिए आप देखोगे जो ऑल टाइम हाई वाला शेयर है, मैं उसके बारे में कभी बात नहीं करता हूं। ठीक है, तो ये है सेनको गोल्ड के बारे में। आपको इस शेयर को ट्रैक करना है। सेटअप मैंने बता दिया, अपने मन से आर्बिट्री ट्रेड मत ले लेना, उस चीज को स्क्रीन पे बनने दो जो मैंने कहा है। अगर वो बनता है ना, देन वी विल थिंक टू एंटर इनटू इट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ऐसा होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो तीसरा शेयर है ना, वो है राजो इंजीनियर्स। यस, राजो इंजीनियर्स के बारे में। यस, ये हमने प्रतीक सर ने पूछा है। ओके साहब, देखो क्या है इसमें, सबसे पहले मैं बता देता हूं ये क्या करती है। ये प्लास्टिक एक्सट्रूशन का काम करती है। ये प्लास्टिक एक्सट्रूशन क्या हुआ, मैं मोटा मोटा आपको बताता हूं। प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीनरी क्या होती है। आपने प्लास्टिक का फॉइल्स देखा है ना, जिसको फिल्म्स भी कहते हैं। अभी प्लास्टिक का फॉइल मतलब एल्युमिनियम का फॉइल, जिसमें आप रोटी वोटी रपेटते हुए घर में आता होगा, उसी तरह का ना प्लास्टिक का फॉइल होता है। वो क्यों यूज होगा, वो यूज बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है। पैकेजिंग के लिए यूज होगा, एफएमसीजी में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल के लिए यूज होता है, डिफरेंट मीन्स रहता है। ठीक है ना, इवन जो आप लेजर्स खाते हो उसके लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, उनका जो पैकेजिंग होता है। अभी ये जो कंपनी है ना, राजो इंजीनियर्स, ये बनाती है प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीनरीज। ये कैसे बनता है, तो ये बनाती है उन फिल्म्स को, प्लास्टिक फिल्म्स को, लाइक पेलेट्स लेती है। सबसे पहले इसमें पेलेट्स आते हैं, प्लास्टिक के पेलेट गन आपने देखा होगा, जो एयर गन में लगता है छोटा छोटा, वैसे प्लास्टिक के पेलेट्स आते हैं। उनको ना मोल्ड किया जाता है, उनको पिघला दिया जाता है, उसके बाद उनको डाइज में डालते हैं। ठीक है ना, डाइज में डालने के लिए जो भी शेप आपको देना है वो शेप आ जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है और आपको मिल जाता है आपका रिक्वायर्ड मटेरियल। जो कंपनी ये सारी चीजें बनाती है ना, मतलब थ्रू द हेल्प ऑफ द मशीन, वो है अपनी राजो इंजीनियर्स। मतलब राजो इंजीनियर्स
प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीन्स बनाती है। ये तो हो गई इसके बारे में कि कंपनी क्या करती है। अभी कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाली मशीन्स कौन खरीदेगा? आप मैं तो खरीद नहीं सकते हैं, इसको खरीदेगा बिजनेसेस, इसीलिए ये काम करती है B2B का। ठीक है, अभी चार्ट्स पे जाएंगे, पहले मोटा मोटा हम समझ लेते हैं इनका बिजनेस। देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो इनका B2B का काम होगा, तो साथ साथ और क्या काम हो सकता है? अगर मैं मशीन सप्लाई कर रहा हूं, सपोज ध्यान से समझना, अगर मैं मशीन सप्लाई कर रहा हूं अपने वेंडर को, तो उसका जो सेल्स और सर्विसेज है वो भी मैं ही करूंगा। ठीक है, तो इनका दो काम हो गया, एक सप्लाई करती है मशीन्स को और दूसरा उनका सेल और सर्विस वो सप्लाई करती है। और इनका जो टोटल वॉल्यूम होता है ना, जो टोटल रेवेन्यू होता है, उसमें नॉर्थ ऑफ 40% मोटा मोटा एक्सपोर्ट भी करती है। सो इट इज ए गुड कंपनी। ठीक है, कंपनी पुरानी है, कुछ दिन पहले लिस्टेड हुई है। अभी आप इनका कंपैरिजन देखो, यस ये वाला Q1 FY27 को Q1 FY26 का हम कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले आप EBITDA मार्जिन में बोलोगे भाई EBITDA मार्जिन में तो यहां कंप्रेशन आ गया है। ठीक है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। इफ यू सी द रेवेन्यू, द टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय 44% और आपको पैट में भी नेट प्रॉफिट 15.52% का है। बट ये ऐसा क्यों हुआ कि रेवेन्यू जो हमारा है 44% ग्रोथ कर रहा है और ये ग्रोथ कर रहा है, पैट ग्रोथ कर रहा है 15.52%? वेरी इविडेंट कि यहाँ पे मार्जिन का कंप्रेशन आया होगा। अभी देखो इनका कॉन कॉल होता नहीं है, तो जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, मैंने क्या किया, एक रेशियो होता है, बहुत सिंपल रेशियो होता है, उसको क्या कहते हैं ना कि आप जो रॉ मटेरियल है उसको डिवाइड कर दो ग्रॉस रिसिप्ट से। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल है, ग्रॉस रिसिप्ट क्या है? इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर आप Q1 FY27 का जो ये रेशियो निकालोगे ना, तो ये आएगा आपको मोटा मोटा 65% और Q1 FY26 में आएगा ये मोटा मोटा 58-59%। मतलब 5% का जो कंप्रेशन आया है ना इन द ओवरऑल मार्जिन में, जिसके कारण आपको वो ऑपरेटिंग डीलेवरेजिंग थोड़ा सा दिख रहा है, वो आया है क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है। एंड इट इज वेरी वेरिएंट बिकॉज अभी जो चल रहा है, सिनेरियोस चल रहा है, गल्फ वॉर जो चल रहा है, उसके कारण मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज सफरिंग फ्रॉम द इन्फ्लेशन इन द रॉ मटेरियल्स। ठीक है, वही आप ड्रिप डाउन होकर आप देखोगे ना, ड्यू टू द रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग का जो इन्फ्लेटेड है, इनका जो EBITDA मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर उस पर 400 बेसिस पॉइंट का कंप्रेशन आ गया। तो फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। बट मैं इसमें बताऊं हेडविंड क्या क्या आ सकता है। देखो ये कंपनी किसको सप्लाई करती है? ये सप्लाई करती है बिजनेसेस को। बिजनेसेस को किसको? मतलब पैकेजिंग में सप्लाई करेगी, फूड इंडस्ट्री में सप्लाई करती है, FMCG में। तो अगर एज एन एग्जाम्पल मैक्रो खराब हो जाए, मतलब जिनको हम सप्लाई ही कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनको वो दिक्कत में रहे तो वो क्या करेंगे? डिमांड कम हो जाएगा तो उनको मशीन का रिक्वायरमेंट तो कम पड़ेगा ना, वो कैपेक्स कम पड़ेंगे तो उनको मशीन का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा। तो इस कंपनी के साथ जो टेलविंड मतलब हेडविंड आ सकता है ना, ये वाला है कि अगर जिनको ये सप्लाई कर रहे हैं उनका अगर धंधे पे कोई इशू आता है तो ऑब्वियसली ये सफर करेंगे। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूं आपको, ओवरऑल कंपनी अच्छी है। अभी हम आते हैं राजो इंजीनियरिंग के चार्ट पे। ये क्या है? डेली चार्ट। और ये कंपनी लिस्ट हुई है 30 मई 2025 को और उसके बाद कितना गिर गई है कंपनी देखते हैं। ओह 79% का यहां पर फॉल आया है। कोई बात नहीं, अभी देखो आप, यस अब इसको डेली चार्ट में ही देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज यहां पे दिख रहा है, आप ध्यान समझना, यहां पे ऑन द डेली टाइम फ्रेम, बस यही एक पॉजिटिव है अभी तक। अभी आपको कुछ लाइंस दिखाई देगी, हम सारी लाइंस बताते चलते हैं आपको। आप ये वाली लाइन देखो, ठीक है, ये यहां पे आ रही है, दिस इज एक्टिंग एज अ रेसिस्टेंस। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है ये वाली लाइन, ये क्यों है? यहां भी आप देख सकते हो, यहां भी। ठीक, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए ना कि सपोज नीतीश हैज टू मेक अ एंट्री इन राजो इंजीनियर्स, सो आई नीड दैट द प्राइस ऑन द डेली टाइम फ्रेम एटलीस्ट क्लोजेस अबव दिस लेवल। वो लेवल क्या है? 64.71 मोर प्रिसाइसली। ये वाला सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है? बिकॉज यहां पे एक रेसिस्टेंस है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, प्लस जो वॉल्यूम का जो सबसे लंबा वॉर चला है ना यहां पे बाइंग सेलिंग का, वो चला है वॉल्यूम यहां पे, इसीलिए दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, और मैं पैरामीटिंग कब करूंगा? मतलब पैरामीटिंग क्या होता है कि अगर मैंने कुछ शेयर 100 रुपए पे खरीदा है, वो 120 पे जाएगा, 150 पे जाएगा, तो मैं फिर कर दूंगा। वो मैं करूंगा अबव दिस लेवल। वाई दिस लेवल? बिकॉज
यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा, यहाँ पे एवी वैप का ब्रेकआउट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो लंबा हायर टाइम फ्रेम है वहां पे भी ब्रेकआउट आएगा। दैट इज द रीजन। सो जो तीनों स्टॉक है ना, अगर आप देखो तीनों स्टॉक अच्छे हैं फंडामेंटली, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है, बट वही होता है ना कि अभी तक ट्रिगर नहीं आया, ठीक है। और जो मेरा स्टाइल रहता है ना कि मैं हमेशा ट्रिगर का वेट करता हूं, जब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैंने अपना दिमाग लगाया है कि मुझे लग रहा है कि ये कंपनी अच्छा करेगी और मैं बाय कर लेता हूं, तब तक मैं फंसा हूं। सो मैं फिर से रिट्रेट कर दे रहा हूं, द फर्स्ट शेयर आई विल बाय व्हेन दिस the price closes above 64.51 more precisely, and I will do a pyramiding when the price closes above 18.78 more precisely. ठीक है, bye, take care.